सबसे ज्यादा LIC का था। अच्छा, और सर और इसमें ये था कि मतलब जैसे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट करने पे तो जिस टाइम पे आउटपुट उनको मिलना था वो उस टाइम पे नहीं मिला, क्योंकि डिले हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लगता था, ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे ठीक है, जिसकी ये तो वजह मैंने से। आपको सब कल बता दिया था, है ना? बताया था ना मैंने ये आपको सब कल। और कुछ नया पता करके आए आप, मतलब कि हाँ ओके ठीक है, हाँ वहाँ पे भी था एलियन ऑफेंसर। सर यहाँ पे लायबिलिटी मिसमैच हुआ था, अच्छा मतलब उनको अपनी लायबिलिटीज जो थी, जो बैंक ने वहाँ पे मतलब जिन्होंने भी शेयर होल्डर्स ने रखी थी, उनको वापस टाइम पे नहीं मिली थी। ओके ठीक है। किसको? अभी बताएंगे आपको सब, शैडो बैंक भी बताएंगे। और कुछ? सर इसकी जो रेटिंग्स थी, मतलब इसके बारे में इंडिकेशन दिया था कि दो एजेंसी थी, रेटिंग एजेंसी, जिन्होंने इसके बारे में इंडिकेट किया था कि ये डाउन जा रहा है। NBFC वो थी ICRA, जो कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडिया की है ये, और एक फॉरेन कंपनी थी जिसका नाम था केयर। उसकी फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ओके ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इसकी हालत ख़राब है, फिर? सर इससे इसमें क्राइसिस आया और ये डाउन जाने लगी। फिर उसके बाद जो RBI और गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़े सारे स्टेप्स लिए ताकि ये जो NBFC है इसको किस तरीके से राइज अप किया जा सके। क्या स्टेप? क्या स्टेप लिए? सर एक मेरे हिसाब से जो कल आपने बढ़ाया कि 3 years का वो जो रेपो रेट था। अच्छा चलो ठीक है। और कुछ पढ़ा आपने एक्स्ट्रा जो आप कुछ ऐड करना चाहते हो, है ना? मतलब आप घर से पढ़ के आए हो तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आपने जो भी पढ़ा है आप एक बार बताओ, ताकि सारे सुन ले। कभी कभी क्या होता है, सब कोई कोई बिजी भी हो सकता है, किसी ने घर जाके नहीं देखा हो। ठीक है, तो और किसी को कुछ ऐड करना है? किसी और ने किसी और जगह से पढ़ा हो? आप सबने पढ़ा, घर जाके पढ़ा था आपने? आई आपने पढ़ा, कुछ और एक्स्ट्रा चीज आपको ऐड करनी है? यही? और कुछ आप सबने आगे यही? आप दोनों कुछ ऐड करना चाहोगे? ठीक है। और हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? कल की क्लास में कोई डाउट है आपको? जो हमने कल पढ़ा उसमें कोई डाउट है? कोई चीज आपने घर जाके देखी, आपको समझ नहीं आई कि? मॉडल इक्वेशन में आपने लास्ट में लिखवाया था ना, पॉलिसी रेट को जोड़ना है बैंक लेंडिंग रेट के साथ, हाँ, वो समझ नहीं आया। वो समझ नहीं आया। वो मतलब ये है कि मॉरल सुएशन क्या था? मॉरल सुएशन में क्या हो रहा था? सर एक बैंक को बताना कि मुझे ये करना है, उसको देख के दूसरा बैंक करे तो उसको मॉडल इक्वेशन कहते हैं। मतलब मॉरल सुएशन का मतलब ये है कि आरबीआई ऊपर से आपको बोलेगा कि देखो मैंने तो अपना काम कर दिया है, मैंने ऊपर से रेट चेंज कर दिया है, रेपो रेट चेंज कर दिया है, पॉलिसी रेट चेंज कर दिया है। आप भी अपने बैंक का जो लेंडिंग रेट है, जो आप जिस रेट पे लोन्स आप दे रहे हो, उसको आप चेंज करो ताकि नीचे की जो जनता है वहाँ पे उसका असर दिखे। ठीक है ना? ताकि नीचे की जो जनता है वहाँ पे उसका असर दिखे, है ना? इस ऐसे को वर्बली बोलना और मीटिंग वगैरह में बातें करना, डिस्कशन करना, वहां पे परसुएड करने की कोशिश करने को क्या कह रहे थे? मॉरल सुएशन, है ना? लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब ज्यादा बात नहीं बन रही थी तो क्या मैंने आपको कहा कि रेपो रेट को किसके साथ जोड़ा गया? बैंक के लेंडिंग रेट के साथ। अब देखो बैंक का लेंडिंग रेट का मतलब क्या होता है? देखो बैंक का ना एक बेज रेट होता है, इसको आप क्या बोलते हो? बेज रेट। ठीक है, बैंक का क्या होता है? एक बेस रेट होता है, और बेस रेट के साथ आपकी सारी चीजें जुड़ी होती हैं। जैसे आप बोलो किसी बैंक का बेस रेट है 6%, ठीक है? तो उन्होंने ऐसे बोला होगा कि भाई अगर कार लोन होगा
तो हम बेस रेट प्लस 1%, तो इसको हम बेच दिया करेंगे 7% के ऊपर, ठीक है। जैसे कार लोन है तो बेस रेट पे हम 1% ऐड करके अपना कार लोन दे दिया करेंगे। जैसे मानो हाउस लोन है, तो जैसे मानो ये 6% है और हाउस लोन किसी को देना है तो वो बोलेगा कि 5% इस पे हम ऐड करके बेस रेट प्लस 5%, तो 11% पे हम जो है अपना, जैसे ये क्या हो गया कार लोन, और जैसे ये क्या हो गया हाउस लोन, ठीक है। जैसे कार लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, तो ये 6% प्लस 1% 7%, 6% प्लस 5%, तो ये 11%। तो अगर जब ये जुड़ा नहीं था, जब ये आपस में अगर जुड़ा नहीं हुआ है, तो ऊपर से कुछ भी आप चेंज करोगे तो यहाँ पे तो बैंक का डिस्क्रिप्शन है कि वो अपने हिसाब से हाउस लोन और कार लोन इतना 7 और 11% में बेच रहा था, ठीक है, ठीक है। अब सिर्फ कहने का ये मतलब है कि जब इसको आपस में जोड़ा गया तो क्या किया है कि रेपो रेट को बैंक के लेंडिंग रेट के साथ उन्होंने जोड़ दिया है। जैसे ही, जैसे कैसे जोड़ दिया, मानो कि अगर रेपो रेट जैसे चल रहा है कितना, मानो 5% चल रहा है, 5% आपका रेपो रेट चल रहा है, 5% मानो आपका रेपो रेट चल रहा है, और बैंक कोई चीज़ बेच रही है, उसका बेस रेट है मानो 4% या 4.5%, ठीक है, ठीक है। तो अगर मानो बैंक रेपो रेट बढ़ाता है, अगर रेपो रेट बैंक इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कौन सी कंडीशन में करता था बैंक रेपो रेट, अगर इन्फ्लेशन हो रही है ना, इन्फ्लेशन से लड़ना है, मनी सप्लाई को कम करना है, ठीक है। तो बैंक अपना रेपो रेट अगर इंक्रीज करे, बैंक अपना रेपो रेट अगर इंक्रीज करे, कितना कर दे, जैसे मानो 5 से उसने 6% कर दिया, ठीक है, 5 से 6% कर दिया, तो एक उन्होंने अपना इंटरनल मैकेनिज्म ऐसे बनाया है कि जैसे ही यहाँ पर 6% इंक्रीज होगा, सीधा आपका बैंक का लेंडिंग रेट क्या था, जैसे 4.5%, तो उन्होंने ऐसा कुछ बनाया होगा कि अगर यहाँ पर 100 बेसिस पॉइंट हमने यहाँ से इंक्रीज किया है, तो आपको भी अपने बैंक का जो मिनिमम लेंडिंग रेट होगा उसमें प्लस 100 बेसिस पॉइंट यहाँ पर करना है, और आपका डायरेक्टली ये भी जो है 5.5% का हो जाएगा। बात समझ आई? मतलब जितना बेसिस पॉइंट की वो इंक्रीज यहाँ पर करेंगे, जितने बेसिस पॉइंट मतलब परसेंटेज है ना, तो उसको जब आप आरबीआई के टर्म में या फिर अच्छी इकोनॉमी की टर्म में बोलते हो तो आप बोलते हो बेसिस पॉइंट। तो मतलब क्या है, जितना बेसिस पॉइंट ऊपर या नीचे इंक्रीज होगा उतना ही डायरेक्टली आपको अपने बैंक के लेंडिंग रेट में इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ताकि डायरेक्टली जो ऊपर का रेपो रेट है उसका असर आपके बैंक के लेंडिंग रेट के ऊपर डायरेक्टली चेंज हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इसको इसके साथ जोड़ा ताकि जल्दी से आपको असर देखने को मिले, जनता को वो सामान जो है वो सस्ता दिखे या फिर महंगा करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो जल्दी से हो, ठीक है, उसका असर मार्केट में जल्दी दिखे। बात समझ आई? ठीक है। तो इस चीज को क्या कहा था हमने कि रेपो रेट को बैंक के लेंडिंग रेट के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, तो फिर हमने जब कल स्टार्ट किया था तो कल क्या पढ़ा था? कल लास्ट हमने क्लास कहाँ खत्म की थी? तो हमने पहले सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, तो हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, और उसके अंदर क्लासिफाई हमने कैसे किया था बैंक को, 2 पार्ट में किया था। क्या बोला था? एक कमर्शियल बैंक है और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक के अंडर मैंने क्या कहा था, क्या आएगा? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर क्या कहा था, क्या आएगा? प्राइवेट बैंक। फिर उसके बाद क्या कहा था? फॉरेन बैंक्स, ठीक है। और ये कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या कहा था? जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद रूरल कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद
नहीं वो तो चलो अलग से हम यहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे रीजनल रूरल बैंक। देखो ये कोऑपरेटिव बैंक होता है ना, तो इस कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप याद करोगे लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक तो होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बैंक होंगे कोऑपरेटिव बैंक जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही चलते होंगे, ठीक है, वहां उस पर्टिकुलर स्टेट के अर्बन हिस्से में चलते होंगे तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गया उस स्टेट का, या फिर उस स्टेट के रूरल एरिया में चलते होंगे तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कुछ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, ठीक है, लेकिन है उनका काम क्या है कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन मोर देन वन स्टेट में चलने वाले जो कोऑपरेटिव बैंक होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। और एक और चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, PACS। क्या चीज है ये, है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एक चीज होगी जिसको आपने बोला RRB। तो ये ब्रॉडली अगर आपको क्लासीफाई करना है बैंकों को तो आप कैसे क्लासीफाई करोगे, कुछ कमर्शियल बैंक, और इसका मोटिव क्या था, है ना, प्रॉफिट मेकिंग। कमर्शियल का क्या है, प्रॉफिट, और कोऑपरेटिव का क्या है, आप ऐसे लिखोगे नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस कॉन्सेप्ट पे चलने वाले कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स। और फिर कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर कमर्शियल बैंक, जहां पर पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक, और उसकी खासियत क्या थी कि वहां पे गवर्नमेंट इज मेजॉरिटी शेयर होल्डर। पब्लिक सेक्टर बैंक की खासियत क्या है कि गवर्नमेंट इज मेजॉरिटी शेयर होल्डर। फिर उसके बाद प्राइवेट बैंक जहां गवर्नमेंट इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर, और या फिर आप बोलो कोई प्राइवेट बंदा है या प्राइवेट एंटिटी जो है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। उसके बाद आपने कहा फॉरेन बैंक, और फॉरेन बैंक में क्या था, फॉरेन बैंक में कोई फॉरेन की का बैंक है या फॉरेन की कोई कंपनी जो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उस बैंक की, ठीक है, जो कि किसी और एरिया में लोकेटेड है, किसी और कंट्री में, तो उस कंट्री के लिए वो बैंक क्या फॉरेन बैंक हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको सिटी ग्रुप वगैरह बताया था, ठीक है, तो ये क्या हो गया फॉरेन बैंक। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, कोऑपरेटिव। तो उसमें अर्बन एरिया में चलने वाला जो है कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप मतलब बताओ, आपने पॉलिटी पढ़ी है ना, पॉलिटी की क्लास आपकी होगी है, तो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, मतलब क्या काम करती है, क्या उस क्यों बनाते हैं, क्या उसका मोटिव होता है वो बताओ। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, मतलब कि आप वो बताओ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई जाती है, क्या क्या एम होता है उनका, क्या काम करना होता है उनको, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। क्या करते हैं उसमें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, नहीं आप नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, बैंक छोड़ दो, जो आप पढ़ते हो ना अपना पॉलिटी में पढ़ते हो ना, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो दिया है, पॉलिटी पढ़ी ना आपने, अभी तो गई आपकी पॉलिटी, कोई तो मैम पढ़ा रहे थे आपको, है ना, वीडियो आती है पॉलिसाइज। तो क्या आपने पढ़ा नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। अलग अलग चीजें होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अलग अलग टाइप की भी हो सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कुछ लोग जो है आपस में मिलते हैं, और है ना, नॉर्मल क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होगी, कुछ लोग आपस में मिलेंगे और कोई काम करना स्टार्ट करेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, या फिर कुछ सेल भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसी एक कोई चीज़ होगी, इसको आप क्या बोलोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह जो होती है। तो वो क्या कोऑपरेटिव अगर बैंक होगा तो उनका, अगर अर्बन एरिया में होगा तो क्या बोलोगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल एरिया में रूरल कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फिर PACS, तो ये क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो ये कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन उसमें भी क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है, लेकिन बैंक में जो लोन लेने आ रहे हैं ना,
वो टाइप के लोग अलग अलग टाइप के होंगे, है ना। कोई चाहेगा कि मैं कोई काम धंधे के लिए लोन ले लूँ, ठीक है। कोई चाहेगा कि मेरे को एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, ठीक है। किसी को अलग कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, ठीक है, उसको वो चलाना है, उसको उसके लिए लोन चाहिए। तो ये PACS जो है वो एग्रीकल्चर के लिए लोन देता है, तो इसलिए अलग से एक बैंक है जिसको आप बोलते हो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, PACS, जिसका मेन काम ही है कि एग्रीकल्चर में लोन देना है, ठीक है, ठीक है। और लास्ट आपका RRB है। RRB को भी हम अभी डीप में पढ़ेंगे, इसको आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान में रखो कि RRB जो होता है वो कैसे बनता है, रीजनल रूरल बैंक्स कैसे बनते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स में कुछ आपने पढ़ा है कभी रीजनल रूरल बैंक? RRB के बारे में आपको कुछ पता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है, ठीक है। RRB शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, लेकिन मतलब उसका क्या रूरल एरियाज में होता है, इसमें गवर्नमेंट की ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है। कौन सी गवर्नमेंट की? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप देखो ये जो RRB होता है ना, इसमें 3 लोगों से मिलकर बनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक क्या होता है इसका, नहीं, एक इसका स्पॉन्सर बैंक होगा। बात समझ आ रही है? एक इसका क्या होगा, स्पॉन्सर बैंक। 3 चीजों से बनता है ये, क्या, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड डालेगी, कितना डालेगी, क्या डालेगी, अभी हम देखेंगे जब यहां तक पहुंचेंगे। पर ध्यान में क्या रखना है, RRB रीजनल रूरल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी, और एक इसका स्पॉन्सर बैंक होगा, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर बैंक है, J&K बैंक, तो उसका अपना कोई एक RRB होगा, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, तो वो उसका स्पॉन्सर बैंक है, ठीक है, वो उसका स्पॉन्सर बैंक होगा। ऐसे SBI का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, वो अपना एक RRB बना सकते हैं सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा स्पॉन्सर बैंक रहता है। बात समझ आई? इसमें क्या होता है, जैसे 50, 35 और 15 ऐसे का इसमें अंदर जो है कितना कितना कौन पैसा डालता है, तो ऐसे 50%, 35% और 15% ऐसा रहता है, देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ऐसी चीज जो होगी उसको क्या बोलोगे आप, रीजनल रूरल बैंक। तो ये हमने यहां तक क्लासिफिकेशन देखी थी कल की क्लास में, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था जाते जाते, नेशनलाइजेशन। तो ठीक है, नेशनलाइजेशन से पहले भी तो कुछ पढ़ा रहा था ना। नेशनलाइजेशन से पहले क्या पढ़ा है मैंने, नेशनलाइजेशन से पहले मैंने आपको बताया एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, है ना। एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बोला कि 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी में एक एक बैंक खुला, उन तीनों को पकड़ के मर्जर किया और एक बैंक बनाया, जिसका क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पकड़ के फिर नेशनलाइजेशन कर दिया, तो क्या बना, SBI। तो हम क्या बोलेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पकड़ के नेशनलाइजेशन किया, SBI बनाया। कौन सा ईयर कहा था, ठीक है। देखो ईयर वियर कुछ याद रखने की जरूरत ऐसा खास होती नहीं है, लेकिन ये SBI के नेशनलाइजेशन की ईयर याद रखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आप देखो एक बार प्रीलिम्स था, कौन सा 2019 का था या 20 का, कोई तो एक प्रीलिम्स था UPSC का, वहां पे उन्होंने पूछा था, मतलब क्रोनोलॉजिकली आपको उसको सजाना था, ठीक है। क्या सबसे पहले क्या हुआ है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे पहले कौन सी चीज हुई, उसके बाद क्या क्या। तो उसमें एक चीज थी क्या, कि नेशनलाइजेशन ऑफ SBI कब हुआ है, फिर उसके बाद ये था कि एयर इंडिया का पकड़ के नेशनलाइजेशन, जैसे पहले था ना, किसके पास थी एयर इंडिया, अभी किसके पास है एयर इंडिया, पहले भी उन्हीं के पास थी, है ना, पहले भी उन्हीं के पास थी, पकड़ के नेशनलाइजेशन किया, अभी वापस से उन्होंने खरीद ली, ठीक है। तो ऐसा पूछा था नेशनलाइजेशन ऑफ एयर इंडिया कब हुआ, फिर कुछ इंश्योरेंस कंपनी उसका कुछ पूछा था, तो उसको आपने क्रोनोलॉजिकली लगाना था, इसीलिए कुछ 1-2 ईयर होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये आपको याद हो गया 1955, जैसे RBI एक्ट मैंने आपको बताया, कौन सा ईयर होता है, 1934। जैसे एक होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, एक क्या होता है मतलब बैंकिंग में आपको 2 ही एक्ट याद रखने की जरूरत होता है, एक RBI एक्ट होता है, एक होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये क्या है 1934 और ये 1949, ठीक है। तो एक हो गया RBI एक्ट और एक हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो इन दोनों को भी आप थोड़ा याद रखो। फिर आपने देख लिया कि SBI का नेशनलाइजेशन किया, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, RBI का नेशनलाइजेशन हो गया, फिर क्या चीज,
हाँ, तो क्या दिक्कत हो रही थी? पॉलिटिशियन क्या एंटर करना चाह रहा है। नहीं, पहले मैंने आपको बताया कि कुछ, ये तो चलो एक बैंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ ना, मैंने आपको बोला कि उस टाइम हजारों में प्राइवेट बैंक थे, ठीक है, हजारों में प्राइवेट बैंक थे और उनमें क्या दिक्कत आ रही थी? नहीं, कोलैप्स नहीं, क्या चीज? मतलब सभी को एक्सेसिबल नहीं थे वो। सबको एक्सेसिबल नहीं थे, है ना, एक्सेसिबिलिटी एक प्रॉब्लम था उसका, एक्सेसिबिलिटी उसका प्रॉब्लम था, नहीं थी, है ना, ठीक है, रूरल एरिया में कोई ब्रांच नहीं थी, गरीबों को पैसा नहीं मिलता था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों से और अपने ही लोगों को वो लोन देते रहते थे, ठीक है, जैसे टाटा ने, जमशेद जी टाटा ने कोई स्टील प्लांट लगाया या रिलायंस ने कोई इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, तो वो उधर ही आपस में एक दूसरे को लोन देते रहेंगे और गरीब लोगों के पास जो है बैंकिंग की सुविधा नहीं थी। तो इस चीज से लड़ने के लिए क्या बनाया गया, क्या सोचा उन्होंने, क्या करेंगे, बैंकों का नेशनलाइजेशन करेंगे। नेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है? नेशनलाइजेशन का मतलब कि यहाँ पे अगर, है ना, यहाँ पे अगर प्राइवेट शेयर होल्डिंग ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको अपने पास ले लेंगे, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग मेजोरिटी में आ जाएगी और ये जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगा, जो भी प्राइवेट बैंक इसमें था, प्राइवेट एंटिटी जिसका ही बैंक होगा, ठीक है, ऐसा करना चाहा। और मैंने आपको बताया कि ऐसा करने के 3 साल हुए। एक बारी सबसे पहले क्या हुआ, 55 में कुछ बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, उसके बाद क्या बोला 69, है ना, और उसके बाद फिर से बोला कब 88 में, नहीं तो 80 में, है ना, 88 में कैसे, 3 जगह जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है। अभी किस टाइम में कितने बैंक नेशनलाइजेशन हुए, एक टाइम पे ऐसे 200 बैंक होंगे, एक टाइम पे 14 बैंक होंगे, ऐसे करके कुछ तो बैंकों का नेशनलाइजेशन है, ठीक है। नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद क्या रखना है कि आपको एमसीक्यू में कभी पूछ सकता है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन एक ही बार हुआ है ना, या फिर आपने मेंस में कुछ सवाल में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि सबसे पहले हमने एसबीआई का नेशनलाइजेशन किया, फिर कुछ और प्राइवेट बैंक थे उनका पकड़ के नेशनलाइजेशन किया, कब 69 में, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ और बैंक थे उनको भी पकड़ के नेशनलाइजेशन किया गया 1980 में, ठीक है, एक बात समझ आ गई। फिर नेशनलाइजेशन करने के बाद गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गई इन बैंकों की, ठीक है, और फिर उसकी अपनी कुछ दिक्कतें आने लग गई। वो दिक्कतें क्या थी? हाँ, क्या हुआ, क्या? हाँ, मैंने आपको पूरा वो बताया, नीचे शेयर होल्डर होते हैं, ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक सीईओ होता है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब गवर्नमेंट के लोग बैठ जाएंगे, है ना, तो ऊपर से कुछ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लग गया। उन्होंने बोला कि आप हमारी जो है लोगों को मुफ्त में लोन दो, ठीक है, और एक चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्टर्ड पॉलिसी रेट, ऐसे लिख दो, एडमिनिस्टर्ड पॉलिसी रेट, ठीक है। ये एडमिनिस्टर्ड पॉलिसी रेट या फिर एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग आप कभी भी सुनो तो दिमाग में क्या आना चाहिए, एक टाइम तक आपको पता होगा कि जो आप हमारी इंडिया में पेट्रोलियम कंपनीज होती थी, है ना, उनको सरकार बोलती थी कि आपको जो पेट्रोल है वो 70 रुपए का ही बेचना है, ठीक है, या 65 रुपए का आपको बेचना है, और जो भी आपको उसमें घाटा हो रहा है वो हम आपको सब्सिडी देते थे, याद है, पहले ऐसे होता था ना, उसको क्या बोलते थे, एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग। मतलब आपको कोई ऊपर से एडमिनिस्टर कर रहा है और बोल रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर ही चीजों को देना है, ठीक है। वैसे यहां पर क्या होने लग गया, एडमिनिस्टर्ड पॉलिसी रेट, मैंने आपको बताया, वो बोलने लग गए कि भाई आप कोई किसान है तो उसको 2% पे ही आप जो है लोन दो, ठीक है, कोई और छोटी एमएसएमई है उसको 3% पे लोन दो, कोई ट्रैक्टर लोन लेना है, कुछ कैटल लोन लेना है, होम लोन लेना है, तो उसमें आप पर्टिकुलर जो परसेंटेज है जो सरकार ऊपर से बोल रही है, ठीक है, सरकार बोल रही है मतलब इस बैंक का जो भी सीईओ होगा उस पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, और वो जो बोल रहे हैं कि आप इतने ही रेट पे बेचो, उससे क्या होने लग गया, एक तो करप्शन होने लग गया, जो इसका जिस मोटिव से नेशनलाइजेशन किया गया वो फुलफिल नहीं हो रहा था, करप्शन ज्यादा बढ़ गया था, और सबसे बड़ी चीज क्या थी, बैंकों को नुकसान हो रहा था, ठीक है, उनके पास ये लिबर्टी नहीं थी कि वो कौन सा प्रोडक्ट कितने का बेचना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। बात समझ आ रही है? क्यों होगा नुकसान भाई, उनको कोई फायदा ही नहीं है 3-2% में बेचने का, ठीक है, समझ रहे हो, अगर वो सेविंग अकाउंट में ही 4% किसी को दे रहे हैं तो लोन 2% का देंगे तो फिर तो घाटे में चला जाएगा ना बैंक, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग में ये बोला गया
कि आप जो पर्टिकुलर लोन है, पर्टिकुलर लोन वो एक एडमिनिस्ट्रेड रेट पे बेचो, जैसे 2%, 3%, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन, इंडस्ट्री के लिए लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कैटल लोन, ट्रैक्टर लोन, ठीक है, ठीक है, ताकि सरकार के जो चहीते हैं, ठीक है, वो जो जिनको वो चाहती है कि इन लोगों को मिले, उनको सस्ते में लोन दिलवाए, जबकि जिनके पास एक्चुअल में लोन जाना चाहिए था, जो इसका मोटिव था नेशनलाइजेशन का, वो नहीं हो रहा था। प्लस जब आपने एडमिनिस्टर कर दिया ऊपर से कि 2% पे ही बेचना है, तो बैंक के पास लिबर्टी नहीं है कि वो इसको 4, 5, 6% पे बेचे, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर वो कोई लोन 2% पे बेचेगी और किसी सेविंग अकाउंट पे वो 4% पहले ही दे रही है, तो उसको तो घाटा हो रहा है ना, सेविंग अकाउंट पे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है और लोन वो कम पैसे पे आगे दे रही है, ठीक है। तो उससे क्या होने लग गया, बैंक का जो कैपिटल बेस है वो इरोड होगा, बैंक का कैपिटल बेस जो है वो इरोड होने लग जाएगा, तो बैंक जो है वो घाटे में जाने चला जाएगा, ठीक है। बैंक का काम क्या है, प्रॉफिट बनाना, ठीक है, बैंक का काम क्या होता है, प्रॉफिट करना, ठीक है, इसीलिए वो खड़ा रहता है। और अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो उससे क्या होगा, बैंक का बेस जो है वो इरोड हो जाएगा, सारा पैसा जो है बैंक नीचे जो है लॉस में चला जाएगा, बैंक जो है वो लॉस में चला जाएगा। तो इसको क्या बोल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेड पॉलिसी रेट। अब क्योंकि ये सारी चीजें हो रही थी, तो उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद ये सोचा गया कि इस बैंकिंग सिस्टम में कुछ रिफॉर्म की जरूरत है। कुछ रिफॉर्म की जो जरूरत है उसमें आप कमेटी का नाम पढ़ते हो, उस कमेटी का नाम क्या है, नरसिम्हन कमेटी, है ना, नरसिम्हन कमेटी, और उसका नाम एक 1, एक का नाम 2, जैसे मैंने आपको पहले बताया वो, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी 1 और नरसिम्हन कमेटी 2। लेकिन आप देखो ये नरसिम्हन कमेटी 1 एक बारी 90 के टाइम बनेगी, एक बारी उसके बाद बनेगी, ठीक है, कुछ सालों के बाद। लेकिन ये 90 में बनने से पहले और ये जब चल रहा था सारा सिस्टम, उसके बाद की बीच की स्टोरी में आप देखो क्या हुआ। पहले मैंने आपको बोला कि बैंकों के ऊपर कोई CRR SLR लागू नहीं हो रहा था और बैंक बढ़ चढ़ के लोन दे रहे थे। जब ये सारी दिक्कतें आने लग गई, ठीक है, जब ये सारी दिक्कतें आ रही थी, तो RBI ने क्या बोला कि भाई क्योंकि बैंकों को बहुत घाटा हो रहा है, एक तो खुद ही उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग के तहत आप इतना % पे ही लोन दोगे। फिर जब घाटा होने लग गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने CRR और SLR को बहुत ज्यादा रेज कर दिया, CRR SLR को बहुत ज्यादा रेज कर दिया, मानो कि 40% तक आप जो है CRR SLR मिला के उन्होंने रेज कर दिया। उसके अपने फिर नुकसान होने लग गए। 40% जब पैसा आप अलग से साइड में निकाल के रखोगे तो लेंड करने के लिए सिर्फ 60% पैसा बचेगा, और 60% आप पैसा आगे दोगे तो फिर आप समझ रहे हो कम पैसा, मनी इन सर्कुलेशन में कम पैसा होगा, तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कम हो जाएगा, बैंक का प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक बात है। लोग जो चाहते हैं कि वो बड़ी कंपनी लगाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, अब वो लोन नहीं ले सकते सस्ता, तो लोन महंगा हो जाएगा, ठीक है, लोन महंगा हो जाए तो नई कंपनी नहीं लगेगी, नई कंपनी नहीं लगेगी तो ग्रोथ नहीं दिखेगा, तो GDP भी आपका नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि एक चीज बोलते थे जिसको हिंदू ग्रोथ रेट, है ना, हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता था, 4%, ठीक है। हम बोलते थे कि इंडिया जो है वो उसका हिंदू ग्रोथ रेट है, हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता था, 4%। इसके ऊपर हम नहीं बढ़ते थे, इसी के आसपास 3%, 3.5%, किसी क्वार्टर में 4.25% कर लिया, 4.5% कर लिया, मीन जब आप देखोगे तो 4% के आसपास। और आज के टाइम पे हमारा ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, डबल डिजिट है, नॉमिनल ग्रोथ रेट तो है कम से कम, रियल नहीं होगा तो, ठीक है। पंखा लगा लिए थे, ठंड तो नहीं लग रही। हिंदू ग्रोथ रेट क्या है, एक ग्रोथ रेट का नाम दिया गया है, नाम क्या दिया गया है, इंडिया क्योंकि मतलब हिंदू डोमिनेटेड कंट्री थी, ठीक है, और यहां पर उन्होंने देखा कि भाई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, ये 4% के आसपास ही कुछ ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल जो कंट्रीज थी उन्होंने इंडिया के लिए एक टर्म बनाई कि इंडिया जो है उसका एक हिंदू ग्रोथ रेट है जो कि 4% के आसपास रहता है, मतलब नेम कर दिया कि इंडिया 4% के आसपास ही जो है ग्रो करता है, उसको नाम क्या दिया कि हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है। क्या मतलब है उसका, कहीं आप पढ़ो हिंदू ग्रोथ रेट तो उसका क्या मतलब होगा, क्या चीज, इंडिया का ग्रोथ रेट, ठीक है, 90 से पहले का, ठीक है।
यहां तक आपको समझ आ रही है क्या दिक्कत है? बैंकिंग सिस्टम में क्या दिक्कत है वो आपको समझ आ रही है? यहां तक समझ आ गई तो फिर क्या किया? क्योंकि ये CRR SLR बहुत ज्यादा हो गया था, CRR SLR बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा करप्शन, बैंक का बेस सारा इरोड हो गया था, बैंक जो है वो लॉस में चले गए थे। तो उससे भाई अब क्या करें, तो एक कमेटी बनाई गई, क्या नाम है उसका? नरसिम्हन कमेटी 1। ये जो नरसिम्हन कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी जो है 2 बार बनाई जाएगी, लेकिन जो सेकंड टाइम वाली नरसिम्हन कमेटी है उसके कोई इतने खास रिकमेंडेशन नहीं है, वो वही 1 वाली रिकमेंडेशन कोई वापस से बोलेगी। तो एक बारी 1 वाली ने क्या रिकमेंडेशन दी है वो उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज वो क्या बोलेंगे? सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे? सबसे पहली चीज बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग जो है आप उसको कम करो, ठीक है। सबसे पहले ये क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग को आप इसमें कम करो, ठीक है। जो गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है PSU में 80%, 85%, उसका आप परसेंटेज जो है कुछ कम करो, ठीक है। प्राइवेट मत करो, 51% रखो, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग को आप हटाओ और 51% तक इसको आप लेकर आ जाओ, ताकि 49% इसमें क्या आ जाए? प्राइवेट जो ओनरशिप है इसकी हो जाए। सेकेंड चीज क्या बोली? ये CRR SLR जो है, जो आपने इतना बढ़ा के रखा है, इसको कम करो, CRR SLR को आप कम करो। पहली चीज गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग को आप घटाओ, दूसरी चीज CRR SLR को आप कम करो, तीसरी चीज न्यू बैंक्स को आप लाइसेंस दो, न्यू बैंक्स को आप लाइसेंस दो, नए बैंकों को आप लाइसेंस दो। और चौथी चीज एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाओ, ठीक है। चौथी चीज क्या? एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाओ, ठीक है। पहली चीज क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग जो है उसको आप डिक्रीज करो, मतलब कि आप उसको 51% तक ले आओ। सेकंड चीज CRR SLR जो कि बहुत ज़्यादा हो रखा है, उसको आप धीरे धीरे करके घटाओ। तीसरी चीज़ नए बैंकों को लाइसेंस दो, और चौथी चीज़ डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाओ। अब इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऊपर वाले तो 2 आपको समझ आ गए। न्यू बैंकों को लाइसेंस दोगे तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, है ना, कंपटीशन इंक्रीज होगा तो रेट्स, कोई बैंक बोल रहा है कि मैं आपको लोन दूंगा 8% पे, तो साथ में कोई प्राइवेट बैंक होगा वो बोलेगा मैं 7.5 में दे रहा हूँ, जाओ ले जाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा? एंड रिजल्ट कंज्यूमर को फायदा, अच्छी बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी, है ना, ठीक बात है। साथ में PSU के साथ कोई नया बैंक, कोई प्राइवेट बैंक खड़ा होगा तो अच्छी बैंकिंग सर्विसेज मिलती है ना, मिलती हैं। जैसे आप अभी भी SBI में जाओ, तो आप SBI में जाओगे तो फॉर्म दे देते हैं ना, आप उसमें अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाते हो, सब साइन वाइन करते हो, फिर आपका खाता खुलता है, ठीक है। जबकि आपने देखा होगा, क्या टीवी में देखा होगा आपने, रणवीर सिंह ऐड देता है किसकी? कोटक महिंद्रा बैंक। वो क्या बोलते हैं? वीडियो कॉल के ऊपर आपका हम अकाउंट खोल देंगे, ठीक है। वीडियो कॉल पे KYC हो गया, सब हो गया, अकाउंट खुल गया, ठीक है। जैसे दीपिका पादुकोण, एक्सिस बैंक, ठीक है, वो सब क्या है? प्राइवेट बैंक है। वो क्या बोलते हैं? हमने आपके लिए सर्विसेज जो है और ज़्यादा स्मूथ कर दी है, सेम डे पे आपको लोन मिल जाएगा, बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज में सुधार। तो आप कंपटीशन के लिए नए बैंकों को और लाइसेंस दो, ताकि जो है बैंकिंग सर्विसेज जो है अच्छी होती जाएं और कंज्यूमर को उससे कुछ फायदा मिले। बात समझ आई? और लास्ट चीज, ये आप एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, एक ट्राइब्यूनल को बनाओ जिसका काम क्या होगा? डेट को रिकवर करना। डेट का मतलब जो पैसा उधारी में आपने दिया था और वापस नहीं आया, उसको रिकवर करने का जो आप एक एजेंसी बनाओगे, एक ट्राइब्यूनल बनाओगे, उसका नाम क्या रखो? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। और उसका काम क्या होना चाहिए? जो पैसा आपने लोन में पहले दिया था और जो वापस नहीं आ रहा है, उसको वो कैसे रिकवर कर सकते हैं,
उसके लिए अलग से आप एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाओ। बात समझ आई? ठीक है, बात समझ आ गई? तो क्या हो गया रिकमेंडेशन? 4 मेजर रिकमेंडेशन। पहली, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग को डिक्रीज करो। दूसरी, CRR SLR को डिक्रीज करो। तीसरा, न्यू बैंकिंग को लाइसेंस दो। चौथा, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को बनाओ। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा फिर? सरकार धीरे धीरे करके अपनी शेयर होल्डिंग कम करने लगेगी। ठीक है, फिर CRR SLR भी सरकार धीरे धीरे करके कम करेगी। न्यू बैंकों के लाइसेंस के लिए सरकार नोटिस निकालेगी कि जिसको अपना नया बैंक में चाहता है कि अपना अर्जी दो, ठीक है, और बैंक का लाइसेंस हमसे ले लो। अभी बैंक का लाइसेंस लेने के लिए सरकार बहुत सारी, उसमें क्या है, RBI बहुत सारी कंडीशन रखता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, अगर आपको एक बड़ा बैंक खोलना है, ठीक है, कोई कमर्शियल बैंक खोलना है, तो उसका आप बोलते हो कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है कितना होना चाहिए? ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 500 करोड़। जैसे आप चाहते हो कि आपको बैंक खोलना है, तो आप पहुंच गए वहां पर, ठीक है, कि मुझे बैंक खोलना है, तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कितना पैसा है, 500 करोड़। ठीक है, दूसरा आपको कुछ बताना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में, मतलब बैंकिंग जो चीज़ें ऑफर करता है, प्योर बैंक नहीं, कुछ भी आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में पहला कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है। बात समझ आ रही है? जैसे आपको मैंने बताया बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, जो कि एक टाइप की क्या है, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अगर उनके पास भी 500 करोड़ तो होगा ही ना, 500 करोड़ तो आजकल कुछ नहीं होता। तो अगर वो चाहें कि हमें बैंक बनना है, NBFC से हम आज चाहते हैं कि बैंक बन जाए, ठीक है, तो वो दिखा सकते हैं कि भाई हमारे पास 500 रुपये का मिनिमम पेड कैपिटल है, ठीक है, कुछ हमारे पास प्रायर एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में, है ना, और 2-3 चीज़ें और होती हैं, तो वो दिखा सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा कुछ प्रायर एक्सपीरियंस भी है। तो अर्जी लगाएंगे और क्या पता उनको लाइसेंस मिल जाए बैंक का। ठीक है, तो ऐसे न्यू बैंकों को आप जो है कुछ लाइसेंस दो। और लास्ट, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाओ। अभी क्या हो गया कि इसने तो रिकमेंडेशन दे दी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल की, ठीक है, इन्होंने भी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाया, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाया था। ठीक है, यहां तक क्या था कि ये जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बना था वो किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाया था, ऐसे ही बना दिया था। क्या, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बना दिया। जब आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाओगे तो उसके पास क्या होगा, पावर नहीं होगी। यही पढ़ते हो ना आप, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, तो उसमें स्टैट्यूटरी बॉडी के पास ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है, क्योंकि वो लॉ उसको ताकत देता है, वो एक्ट उसको ताकत देता है। तो यहाँ तक क्या था, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास कोई भी ताकत नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि कुछ और टाइम बीता और फिर नरसिम्हन को फिर से बुलाया गया। तो उन्होंने क्या बोला, सेकेंड टाइम वो आए तो उन्होंने फिर से सेम चीज़ बोलेंगे, वो बोलेंगे कि इस बार फिर से आप कुछ न्यू बैंकों को लाइसेंस दो। पिछली बार जितने आपने दिए उससे ज़्यादा फिर से इस बार आप निकालो और नए बैंकों को आप लाइसेंस दो। तो आप देखोगे जैसे कि आपका ये जो सब एक्सिस बैंक और ये सब बैंक है ना, ICICI नहीं, ICICI बैंक नहीं, जैसे मानो आप क्या नाम क्या याद रखना, चलो HDFC था, दूसरे बैंक में आया था, ठीक है, HDFC, चलो, तो एक्सिस बैंक, HDFC वगैरह जो है उसको लाइसेंस दिया गया सेकेंड राउंड में और वो जो है आगे अपना काम करने लगे। नए बैंकों को लाइसेंस दिया, फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई ये डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल वाले के पास आपकी जो है शक्ति नहीं है, शक्ति देने के लिए एक एक्ट पास करो। ठीक है, इसका नाम क्या था, सरफाइसी एक्ट। ठीक है, उस एक्ट का नाम क्या है, सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट, इस सरफाइसी एक्ट के अंडर जो फिर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बना है, ठीक है, उसके पास ताकत थी, ठीक है, कि वो उन जो लॉ में, उस एक्ट में उसको पावर दी गई है, उसके तहत वो जो है डेट की रिकवरी करवा सकता है। जैसे कहीं ऑक्शनिंग करवानी हो, कुछ किसी चीज़ को बेच के उसमें से पैसा निकलवाना हो, ठीक है, रिकवरी करवानी हो एसेट की, तो वो सब पहले उसके पास ताकत नहीं थी। लेकिन जब ये सरफाइसी एक्ट
जो है उसको पास किया गया, उसके बाद इस डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में वो पावर आई कि वो लोन को रिकवर अब कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड वाला जो नरसिम्हन कमेटी थी उसमें ये सरफाइसी एक्ट बोलने के बाद, सरफाइसी एक्ट शायद 2002 में आया था, एक बार आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 2002 में आया था सरफाइसी एक्ट। ठीक है, तो 2002 में जब सरफाइसी एक्ट आया उसके बाद का जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है उसके पास पावर आई। तो ये कुछ बैंकिंग में जो है रिफॉर्म किए गए। तो यहाँ तक आप एक बार देखो, आपको समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट? ठीक है, क्या बोला? गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इसको कम करे, CRR/SLR को कम करे, नए बैंकों को आप लाइसेंस दो, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाओ, और फिर यहाँ पर क्या बोला? न्यू बैंकों को आप लाइसेंस दो फिर से और एक एक्ट लेकर आओ। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर मैंने शायद आपको कल बताई थी, है ना? 25% ऑफ द जो बैंक ब्रांचेज है वो आपको कहाँ खोलनी है? रूरल अनबैंक्ड एरियाज में। कल बताया था या नहीं? बताया था। ऐसे ही मैं पूछता हूँ देखने के लिए कि आप ना ही बोलोगे। स्टूडेंट हमेशा ना बोलता है कि टीचर ने नहीं पढ़ाया, सर आपकी गलती है। मैंने कराया था, आप कल की वीडियो देखना, उसमें लिखा है 25% रूरल एरियाज में आप खोलोगे। ठीक है, तो क्या रिकमेंडेशन एक और क्या थी कि आप बैंकों को जब एक्सपेंड करोगे तो उसकी 25% ऑफ द बैंक की ब्रांचेस आपको कहाँ खोलनी है? रूरल अनबैंक्ड एरियाज में। ठीक है, 25% ऑफ द ब्रांचेस आपको कहाँ खोलनी है? रूरल अनबैंक्ड एरियाज में। नहीं, एक्ट नहीं, ये इसी रिकमेंडेशन में 1। ठीक है, 25% ऑफ द बैंक ब्रांचेस आपको कहाँ खोलनी है? रूरल अनबैंक्ड एरियाज में। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे तो कहीं मेंस का आंसर लिखोगे तो याद अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया सब? ठीक है, फिर तो लिख लिया तो। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ लिया? बैंकिंग सेक्टर के बैंक की क्लासिफिकेशन, उनके कुछ रिफॉर्म के अंतर्गत क्या था कि कुछ दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों के वो ठीक करने के लिए हमने क्या किया? कुछ रिफॉर्म्स लाए, कुछ रिकमेंडेशन लाई। उन रिकमेंडेशन के बेस पे कुछ हमने चीज़ों को किया। क्या किया? CRR/SLR को घटाया, फिर बैंकों का शेयर होल्डिंग जो सरकार की थी बैंकों में उसको कम किया। ठीक है, फिर क्या किया? नए लाइसेंस बैंकों को दिए गए, और क्या किया? नहीं सुनाई नहीं दे रहा क्या? 25% जो है आप रूरल अनबैंक्ड एरिया में अपनी ब्रांचेस खोलोगे, और सरफाइसी एक्ट लाया, और नए बैंकों को लाइसेंस मिले, और उसके लिए मतलब क्या वो होना चाहिए? तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़, ये भी कहीं लिख के रखना। ठीक है, अभी बेशक मैंने पूरा नहीं बताया, वापस से आएगा ना करंट अफेयर में
कि अभी फिर से चल रहा है कि आप नए बैंकों को लाइसेंस दो, ठीक है। तो उसमें ये सब टाटा, रिलायंस वगैरह बोल रहे थे कि हमको भी आना है बैंकिंग में, ठीक है। तो उनको बैंक का लाइसेंस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये बड़ी डिबेट चल रही है, ठीक है। उनके पास ये सारी चीज़ें हैं, क्या 500 करोड़ है, बैंकिंग में एक्सपीरियंस भी है। रिलायंस का अपना कोई जो है NBFC टाइप कोई फाइनेंशियल सर्विसेज चलती होगी, ठीक है। टाटा की भी अपनी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंस वगैरह वाली कोई तो चलता है, ठीक है। यहाँ म्यूचुअल फंड चलते हैं ना उसके, टाटा म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, कुछ तो उसको फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन फिर भी RBI ऊपर से झिझक रही है कि इनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। एक बार न्यूज़ में जब वापस से हम घूम के आएंगे तो एक बार ही देखेंगे, ठीक है। तो आप बताओ, आप कुछ कह रहे थे, डाउट आप बीच में किसी ने कहा था ना कुछ शैडो बैंक कुछ, कौन कह रहा था, है ना। तो कहाँ बुक में दिया है क्या ये शैडो बैंक, है ना। शैडो बैंक का मतलब क्या हुआ, शैडो बैंक एक्चुअल में हम किसको बोलते हैं, बैंकों को छोड़ के जो भी चीज़ होती है उसको हम शैडो बैंक बोलते हैं, ठीक है। एक हो गया बैंक, है ना। स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, दो चीज़ें होती है, बैंक और NBFC, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो बैंक को छोड़ के जो भी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको मीडियम एक प्रोवाइड कर रही है उसको आप क्या बोलोगे, शैडो बैंक। जैसे शैडो बैंक में क्या आ सकता है, कुछ NBFI आ सकती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं कुछ। फिर मेजॉरिटी जो है जो शैडो बैंक की है उसको आप, उसमें आप NBFI ही होते हैं। अब NBFI की अपनी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। जैसे डिपॉजिट टेकिंग NBFC हो सकती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC हो सकती है, ठीक है। कोई NBFC हो सकती है जो सिर्फ लोन देती हो, ठीक है। कोई NBFC हो सकती है, मतलब आप समझ रहे हो, लोन देती हो सिर्फ, क्या मतलब, कोई NBFC होती है जिसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो कुछ पैसा, ठीक है, जो कुछ पैसा लोगों से भी लेती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, डिपॉजिट टेकिंग NBFC, ठीक है। कुछ होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, वो कैसी वाली, जो सारा का सारा पैसा किसी बैंक से लेके फिर आगे नीचे देती है, ठीक है, वैसी क्या होगी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। और नाम इनका शैडो बैंक क्यों रखा हुआ है, क्योंकि भाई है तो बैंक की तरह काम करती है लेकिन एक्चुअल में बैंक नहीं है, तो बैंक का शैडो है। जैसे आपकी शैडो जो होती है वो क्या होते तो आप ही हो ना, आप ही की शैडो है, लेकिन एक्चुअल में आप फिजिकली तो आप नहीं हो, है ना, एक टाइप से आपकी परछाई है। तो ये क्या है, बैंकों की परछाई, मतलब बैंक का काम करने वाली कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो बैंकों को इमिटेट करती है, उनकी एक परछाई की तरह है, उनको आप क्या बोलोगे, शैडो बैंक्स, ठीक है। उसमें क्या आएगा, ये NBFCs जो होती हैं वो सारे क्या होते हैं, शैडो बैंक्स, ठीक है। प्लस ये भी होता है कि ये शैडो बैंक क्यों है, क्योंकि पूरे बैंक ये क्यों नहीं है, क्योंकि भाई बैंकों के ऊपर किसका कंट्रोल है, ऊपर से RBI का, और NBFCs के ऊपर RBI का पूरा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। NBFCs के ऊपर RBI का कंट्रोल नहीं होता है, क्यों, जैसे मानो कि कोई लोन देने वाली या फाइनेंस करने वाली NBFC होगी, वहाँ पे क्या पता RBI उसको कुछ थोड़ा बहुत रेगुलेट करती होगी, ठीक है। कोई एक NBFC हो सकती है जो उस फील्ड में काम करती हो जहाँ पर RBI का जुरिस्डिक्शन बनता है, तो वो उसको कुछ ऊपर से मॉनिटर करती होगी। जैसे कोई NBFC हो सकती है जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में काम करती होगी, तो फिर RBI को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से भी रेगुलेट करता होगा उसको, ठीक है। या फिर मतलब ऐसे अलग अलग एरिया में कोई इंश्योरेंस कुछ देती होगी, तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो उसको ऊपर से मॉनिटर करती होगी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की NBFC जो होता है उसका कंट्रोल अलग अलग इंस्टीट्यूशन के पास ऊपर है, जैसे RBI से भी, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, ठीक है। तो इसको एक टाइप से हम क्या बोलेंगे, शैडो बैंकिंग, इसको क्या बोलेंगे, शैडो बैंकिंग। बात समझ आ रही है यहाँ तक, यहाँ तक समझ आ गया। फिर जैसे ये NBFC होगी तो अलग अलग मैंने आपको टाइप बता दिया, रियल एस्टेट वाली NBFC हो सकती है, जैसे क्या ILNFS, वो क्या है, रियल एस्टेट वाली NBFC, है ना। फिर क्या DLF हो गया, जैसे, है ना, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, कुछ म्यूचुअल फंड की हो सकती है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, किसी का काम सिर्फ फाइनेंस करना हो सकता है, ठीक है। कोई कंपनी हो सकती है जो सिर्फ फाइनेंस करती हो। और NBFC की जरूरत क्या है, कोई आपसे पूछे कि NBFC की ऐसी क्या जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, लोन तो बैंक भी दे रहा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए तो बैंक भी लोन दे सकता है, उसमें क्या होगा, वेरी ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए NBFC की जरूरत है, क्यों, वो तो प्राइवेट कंपनी भी दे सकती है कोई,
अभी अंबानी और अडानी ने इतने पोर्ट बनाए, इतनी सारी, तो वो तो प्राइवेट, वो एनबीएफसी थोड़ी है इनकी कोई, उन्होंने खुद ही पैसा दे दिया, बनाया ना। अडानी सेकंड रिचेस्ट बन गया तो उन्होंने खुद ही पैसा दे के बनाया ना कितना सब कुछ, एनबीएफसी की कहाँ जरूरत पड़ी वहाँ। बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो समझे, है ना। तो फिर क्या हो सकता है, एनबीएफसी की जरूरत क्यों है, एनबीएफसी की क्यों जरूरत है, एक लाइन का आंसर है भाई। हाँ ऐसा बोल सकते हो, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए मेन काम ही यही है। एनबीएफसी का काम क्या है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए जो है एनबीएफसी को बनाया गया है, उनका मेन काम ही है एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना। कैसे भाई, क्या हो सकता है कि आपको आज आप घर जाओ और आपका मन कर जाए आईफोन खरीदना है ना, आईफोन चाहते हो आपकी आईफोन खरीद लो, तो भाई आईफोन खरीदने के लिए कोई बैंक आपको कोई मोबाइल लोन नहीं देता है अलग से, समझ रहे हो। बैंक आपको कोई मोबाइल लोन देता है, नहीं देता ना, देता है मोबाइल लोन। लेकिन आप अपना किसी दुकान पे जाओगे, जैसे किसी दुकान पे गए खरीदने के लिए, ईएमआई मिल सकती है, आप समझ रहे हो। अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे मोबाइल तो आपको ईएमआई मिल सकती है, बैंक लोन नहीं मिलता है। ईएमआई मतलब आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप दुकान पे जाओगे और आपको फ़ोन खरीदना है तो फिर आपको वहाँ पे खड़े होते हैं, फ़ोन भी आपको फाइनेंस करवा देंगे, है ना, होता है ना। 0 रुपये पे आप फ़ोन ले जाओ, पूरा ही पूरा फाइनेंस करवा देते हैं, है ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पा रहा था, वहाँ पे एनबीएफसी को पहुँचना होता है, ठीक है। एक्चुअल में उसका काम क्या है कि वो जगहें जहाँ पर कोई बैंक नहीं पहुँच पा रहा, उन एरियाज को टारगेट करना किसका काम होता है, एनबीएफसी का। हाँ वो अलग बात है, कोई कोई एनबीएफसी बहुत बड़ी बन जाती है और उसको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो है मैं इन्वेस्ट करूँ, मेरे को वहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और कोई छोटे एरिया से स्टार्ट होके कोई एनबीएफसी एक टाइम पे बहुत बड़ी भी बन सकती है। कोई एनबीएफसी होगी जिस स्टार्टिंग में सिर्फ छोटे छोटे लोन देती होगी और कुछ मुनाफा कमा के आज वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और इस एरिया में पहुँच गई होगी, तो ऐसे भी हो सकता है ना, ठीक है। तो बेसिक काम क्या था उसका, जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं, ठीक है, जो एकदम रूरल एरिया हैं, जो एकदम लास्ट माइल के जो लोग हैं, जहाँ तक कोई बैंकिंग की सुविधा नहीं है और जिनको एकदम लोन फाइनेंस वगैरह की ज़रूरत है, वहाँ पर उन तक पहुँचा जाए, वो काम किसका है, एनबीएफसी का, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया एनबीएफसी के बारे में, ठीक है। फिर बैंकों में क्या होता है, जैसे आपने शैडो बैंक की बात की अभी, ठीक है। तो शैडो बैंक में जैसे हम अभी बात हुई तो मैंने बता दिया आपको एनबीएफसी के बारे में, ठीक है। वैसे क्या हो सकता है, एक आपको कमर्शियल बैंक बता दिए, एक कोऑपरेटिव बैंक बता दिए, ठीक है। फिर एक आगे शैडो बैंक, शैडो बैंक के अंदर क्या आगे, एनबीएफसीज, और एनबीएफसीज की अलग अलग टाइप, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, अलग अलग टाइप की एनबीएफसी किस फील्ड में काम करती हैं उस हिसाब से अलग अलग एनबीएफसी। फिर क्या हो सकता है, 2 और टाइप के बैंक होते हैं, जैसे स्मॉल बैंक है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, और एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो पेमेंट बैंक्स। देखा आपने, है ना। एक चीज क्या होती है, एक चीज होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक चीज क्या होती है, पेमेंट बैंक्स, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर आपको समझना है तो क्या समझो, कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा बैंक, उससे थोड़ा छोटा जो होगा उसको आप क्या बोल सकते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन वो कमर्शियल काम ही कर रहा है, कोऑपरेटिव वाली साइड नहीं गया है, लेकिन उसकी बेस कम है, कम एरिया में काम करता है, उस बैंक को आप क्या बोलोगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और उससे भी एकदम नीचे की तरफ आ जाओ तो क्या बोलोगे, पेमेंट बैंक, ठीक है। अभी समझो आगे, अगर आपको कोई कमर्शियल बैंक खोलना था तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना चाहिए था, 500 करोड़, है ना। अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक खोलना है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है, 100 करोड़, ठीक है। ये क्या है इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, अगर आपको कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है या फिर कोई पेमेंट बैंक खोलना है तो कितना होता है, 100 करोड़। अब आप देखो भाई कि स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक में क्या फ़र्क है, ठीक है। देखो स्मॉल बैंक जो है ना वो तो एकदम कमर्शियल बैंक की तरह है, बस उसका नाम में स्मॉल क्यों है, क्योंकि वो कम पैसा लोन में देता है, उसके नाम में क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक।
तो जितना अमाउंट एब्सोल्यूट अमाउंट में एक कमर्शियल बैंक लोन देता है वो एब्सोल्यूट अमाउंट में स्मॉल फाइनेंस बैंक कम लोन दे पाता होगा। ठीक है, बात समझ आई? कम लोन देता है, ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह को लोन देना उसका मोटिव नहीं होता है, दे सकता है लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को लोन देना उसका मोटिव नहीं होता है। ठीक है, इसका भी क्या मोटिव है, जो बीच की मिडिल क्लास है, जो रह गई है, पीछे रह गई है, उसको लोन दिया जाए। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम ही होता है। फिर मतलब अगर आप ऑपरेशन की बात करो या मैनेजमेंट की बात करो तो एक कमर्शियल बैंक से थोड़ा छोटा रहता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या इस पे वो CRR SLR लागू होता है? हाँ होता है ना। CRR SLR इस पे लागू होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, CRR SLR तो लागू होगा, सभी पे होता है। ठीक है, NBFC में क्या होता है, देखो कोई कोई बुक आपको बोलेगी कि NBFC पे CRR SLR लागू होता है, कोई बुक आपको बोलेगी NBFC पे CRR SLR लागू नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप की जो NBFC होती है ना उसको RBI अलग अलग टाइप से रेगुलेट करती है। देखो CRR जो होगा ना वो तो यूनिफॉर्म लगा देगी, जैसे सारी NBFC पे 4% का जो है CRR लगा दिया। SLR में कभी कभी क्या होता है, मार्केट के हिसाब से कुछ कुछ वो ट्वीक करती रहती है बीच में, कभी वो बोलती है आप मेंटेन करो, कभी बोलती है नहीं मेंटेन करने की जरूरत। ठीक है, तो आप इसको न्यूज में पढ़ते रहना। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होता है, एक और चीज आप आगे चल के पढ़ोगे जब बेसल 3 नॉर्म पढ़ेंगे हम, है ना, तो बेसल 3 नॉर्म में एक चीज क्या आती थी, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, CRAR। ठीक है, ठीक है, कैपिटल टू, अभी यहां बात हो रही है तो एक बार सुन लो, है ना, फिर आगे चल के वापस से आएगा। तो क्या बता रहा हूं मैं कि CRR SLR रखने की जरूरत होती है सभी को, लेकिन किसी किसी को जो छूट मिलेगी वो आप लेटेस्ट अपना न्यूज़पेपर को ट्रैक करते रहो, उस हिसाब आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, कि किसको SLR रखने की जरूरत है या नहीं है। तो आप देखो इसमें NBFC की कभी भी बात होगी ना तो सबसे ज्यादा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो एक वर्ड की बात आती है, CRAR। ठीक है, एक वर्ड की बात आती है, क्या, CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, CRAR। और ये सब किसके अंदर आता है, बेसल 3 नॉर्म के अंदर। ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है, बेसल 3 नॉर्म। आगे चल के हम पढ़ेंगे क्या होता है बेसल 3 नॉर्म भी। ठीक है, अभी के लिए दिमाग में बस क्या फिट करना है, ये CRAR, तो इसका मतलब क्या है, ये कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, इसके नाम में इसका मतलब भी लिखा है, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो। ठीक है, अभी ये कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, तो ये क्या नई चीज आ गई, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो का मतलब क्या है, कैपिटल क्या चीज होगी, बैंक का खुद का कैपिटल, और रिस्क वेट एसेट रेशो मतलब जो जो चीजें उसने लोन में दे रखी है, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज में क्या वैल्यू है कि जो लोन उसने दिया है वो रिकवर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो CRAR एक्चुअल में क्या नापने की कोशिश करता है, जैसे CPI WPI क्या नाप रहा था, इन्फ्लेशन, वैसे कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो ये नापता है कि जो लोन आपने दिया है उसका वापस आने का चांस कितना है, या फिर कितना चांस है कि अब वो वापस नहीं आएगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, कोई लोन आपने किसी पर्टिकुलर बंदे को दिया है उसका वापस आने का कितना चांस है या उसका NP हो जाने का कितना चांस है, ये चीज कौन नापता है, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो। बात समझ आई। तो क्योंकि अभी यहाँ शैडो बैंक की बात उठ गई, NBFC की बात हो गई, तो NBFC में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, CRAR। और अगर हम देखेंगे ना जब बेसल 3 नॉर्म पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि CRAR जो है कमर्शियल बैंक्स के लिए कितना है, 9%। ठीक है, 9% होता है, उसमें प्लस कुछ परसेंट होता है अलग से, 12% बनाने के लिए अलग से एक बफर होता है, आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन CRAR जो है NBFC का वो बहुत ही ज्यादा रखा है, कितना, 15%। अगर एक कमर्शियल बैंक का 9% है, किसी कमर्शियल बैंक का CRAR 9% है, तो इसका कितना रखा है, 15%। ये चीज अभी यहाँ पे बताने की क्या जरूरत है, सर मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कंफ्यूज हो गई, क्यों जरूरत थी, क्योंकि यहाँ NBFC की बात हो रही थी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज IL&FS की आपने कल रिपोर्ट देखा वो कैसे बैंक करप्ट हुआ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, अभी समझो क्यों।
कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो का मतलब क्या है कि कितना आपके पास ये एक्चुअल में चीज क्या दिखाती है, शो करती है आपका बैंक कितना मजबूत है। बात समझ आई? कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो रखना अगर किसी ने मेंटेन करके रखा है, जैसे बोला 9% आप मेंटेन करके रखो CRAR, तो उससे क्या पता चलता है जिसने मेंटेन करके रखा है मतलब वो बड़ा मजबूत है। अगर उसका पैसा रिकवर नहीं भी होता है तो वो बैंक बंद होने की कगार पे तो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। और NBFC के लिए कितना रखा गया है? 15%। अब ये क्यों रखा गया? आपने IL&FS वाली बात तो देखी ली। ठीक है, एक तो उन्होंने पैसा कहीं से लेकर आए, किसी को लोन में दे दिया, फिर पैसा रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, रिकवर नहीं हुआ और लास्ट में उन्होंने गवर्नमेंट को खुद बैंकरप्ट शो कर दिया कि भाई हम बैंकरप्ट हो गए हैं, बताया ना। तो एकदम उस स्टेज तक आप नहीं पहुंचो कि बैंकरप्सी शो करनी पड़ जाए। ये 15% का आप बफर बना के रखो अलग से, जिसको आप क्या बोलोगे? CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो। बात समझ आई? और ये इधर नहीं है तो इधर ज्यादा क्यों? क्योंकि NBFC का डिफॉल्ट होने का चांस ज्यादा है, तो जिसका डिफॉल्ट होने का चांस ज्यादा है उसको ज्यादा CRAR बनाने की जरूरत है। और ये सब रिफॉर्म कभी ये थोड़ा कम होता था, कभी ज्यादा भी हो जाता है। कैसे, क्यों इतना 15% के आसपास रखा है? क्योंकि बार बार कोई ना कोई NBFC जो है वो डिफॉल्ट हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल IL&FS जो आपने कल पढ़ा घर पे जाके। बात समझ आई? इसीलिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पे बताई। ऐसे में ये चीज आगे बताता हूँ, जब हम बेसल 3 नॉर्म पढ़ते हैं मैं वहां पे बताता हूँ, लेकिन अभी बात उठी तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल आपको मैंने बताया कि मिनिमम पैसा आपके पास जितना होना चाहिए उसको आपके बोलोगे पेड अप कैपिटल। मिनिमम आपके पास इतना पैसा है, ये शो करना पड़ता है, ये पॉसिबल करवाना। क्या चीज़? जैसे ये सिक्योरिटी टाइप। नहीं नहीं, मतलब ये आपके पास होना चाहिए, इतना होना चाहिए तो आप लाइन में खड़े हो सकते हो, है ना। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो ये उसका एक क्या है, उसकी कंडीशन है कि इतने आपके पास पैसे होंगे तो आप लाइन में आ सकते हो लाइसेंस लेने के लिए। फिर आपको मिले ना मिले वो भी बात की बात है, जरूरी नहीं है कि 100 करोड़ है तो मिल जाएगा, है ना। 100 करोड़ बहुत लोगों के पास होता है आजकल, तो ये सिर्फ एक कंडीशन है। हाँ, कौन सा बेस रेट? हाँ, जो बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना बेस रेट जो होता है उसके साथ उसको ऐड कर देते हैं। तो जैसा आरबीआई रिक्वायर कर रहा है, मतलब ये लैंडिंग रेट किसको कहेंगे? ये बेस रेट प्लस रेपो रेट नहीं है, सिर्फ बेस रेट को लैंडिंग रेट है। बेस रेट प्लस रेपो रेट को लैंडिंग, बेस रेट प्लस रेपो रेट तो कहीं पर भी नहीं बताया मैंने, ये कब बताया? बेस रेट प्लस रेपो रेट तो कहीं नहीं बताया मैंने बोला था बेस रेट, मैंने बताया था रेपो रेट में जो जितने बेसिस पॉइंट इंक्रीज होगा उतना बेसिस पॉइंट बेस रेट में इंक्रीज हो जाएगा। प्लस नहीं किया दोनों को मैंने कहीं, मैंने ऐसे कहीं नहीं लिखा बेस रेट प्लस रेपो रेट, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। मैंने लिखा है बेस रेट प्लस 100 बेसिस पॉइंट, और यहां जैसे रेपो रेट में प्लस 100 बेसिस पॉइंट हुआ होगा तो उतना डायरेक्ट दिखेगा, ऐसे लिखा था मैंने, ऐसे नहीं लिखा है कहीं पर भी। ये लिखा है तो काट दो भाई, बेस रेट प्लस रेपो रेट लिखा मैंने, बताया कहीं ऐसा नहीं। मैंने क्या बोला, एक रेपो रेट होगा और उसमें जो भी चेंज होगी उतनी आपको अपने बेस रेट में करनी पड़ेगी। बेस रेट क्या होता है? बेस रेट लैंडिंग रेट नहीं है। लैंडिंग रेट का क्या मतलब होता है? लैंडिंग रेट कुछ भी हो सकता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना वो तो। लैंडिंग रेट क्या होता है? आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप होम लोन कितने के ऊपर देना चाहते हो, आप कोई कार लोन कितने के ऊपर देना चाहते हो, ठीक है, वो क्या हो गया पर्टिकुलर लोन का लैंडिंग रेट। लेकिन बेस रेट कैसे लैंडिंग रेट से जुड़ा है वो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर बैंक का कोई एक बेस रेट होगा, कि बेस रेट है मतलब 5%, कि मेरा मिनिमम से मिनिमम भी जो लोन होगा
5% से तो नीचे नहीं दूंगा। इसको क्या बोलोगे? बेस रेट, है ना। बेस मतलब एक सबसे नीचे वाली जगह, बेस होती है ना, बेसमेंट मतलब सबसे नीचे। तो बेसमेंट का मतलब क्या है? बेस रेट का मतलब क्या है कि इससे नीचे तो कोई रेट मैं अपना लोन नहीं देता हूँ। तो इसके साथ बाकी जोड़ दिए कि भाई कार लोन दूंगा तो मेरे बेस रेट में प्लस 2% ऐड करके 7% का मैं आपको कार लोन दे दूंगा, ठीक है। तो ये होता है बेस रेट, मिनिमम रेट जिसपे बैंक जो है कोई भी लोन देता है उसको क्या बोलते हो? बेस रेट। उस बैंक का, उस बैंक का वो क्या कहलाएगा? बेस रेट। अगर रेपो रेट सेम रहा तो प्राइवेट भी बेस रेट वही रहेगा ना, अगर रेपो रेट सेम रहा, अगर रेपो रेट सेम, नहीं बढ़ाया। हाँ तो हाँ, फिर अगर आरबीआई कुछ चेंज नहीं कर रहा है तो यहाँ पे भी चेंज नहीं दिखेगा, है ना। अगर रेपो रेट ऊपर से चेंज या इंक्रीज या डिक्रीज होगा तभी जो है नीचे आपका लेंडिंग रेट चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। फिर अब हम कहाँ जाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट नहीं, पहले एक चीज़ मैं आपको बीच में वो भी पढ़ाता था ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इधर ही बैंकिंग से जुड़ा हुआ है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन, तब से बात हो रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो क्या मतलब हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन का, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कब से हो रही है? स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, जब से मनी मल्टीप्लायर की बात हो रही है, ठीक है। कि ज़्यादा लोगों का बैंक में आप खाता खोलो तो ज़्यादा मनी सर्कुलेशन में आएगा, उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो जितने लोग अपना बैंक में खाता खुलाएंगे उतना ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत सारी स्कीम लाई गई। जैसे एक स्कीम का नाम क्या है? कौन सी योजना? जनधन योजना, है ना। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का पहला मतलब कि बैंक में बैंक अकाउंट हो आपके पास, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? कि आपके पास बैंक में आपका खाता खुल जाए, उसको आप क्या बोलोगे? ये एक कंडीशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। एक कंडीशन क्या है? बैंक में अकाउंट होना। दूसरी कंडीशन, आपको उससे लोन भी मिलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ खाता खुल गया और आप लोन नहीं ले पा रहे हो तो फिर कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास जरिए होने चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के जरिए होने चाहिए। और फोर्थ, कुछ आपको इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए, कुछ इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए। ये चारों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप क्या बोलोगे? कि फाइनेंशियल इंक्लूजन असल में हुई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्या चार कंडीशन है? कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किसी बंदे की, किसी कंट्री के लोगों की, वहाँ के बैंकिंग सिस्टम में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, उसके चार जो कंडीशन है वो क्या है? एक, उस बंदे का बैंक में अकाउंट आप खुलवा दो, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पे कुछ लोन लेने का सिस्टम होना चाहिए कि उसको लोन चाहिए तो लोन ले पा रहा है। तीसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट करने के कुछ ऑप्शन होने चाहिए। अभी ये इन्वेस्टमेंट करने के क्या ऑप्शन है भाई? बैंक की अपनी अपनी स्कीम होती है, ये एफडी मुझसे खरीद लो, फिर ये बैंक के अपने म्यूचुअल फंड्स होंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा दो, कुछ शेयर में कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होने चाहिए। और चौथा क्या? कुछ इंश्योरेंस कवर भी होना चाहिए, कुछ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। बैंक के पास क्या होना चाहिए? मतलब बंदे के पास क्या होना चाहिए? कि इंश्योरेंस की उसको कुछ ऑप्शन मिलना चाहिए कि इंश्योरेंस भी उसका हो रहा है। अगर ये चारों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो आप क्या बोलोगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। अगर ये चारों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप बोलोगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे से नहीं हुआ है अभी, ठीक है। अच्छे से फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी नहीं हो पा रहा है। तो आप देखो कि बैंक अकाउंट तो चलो खुलवा देंगे, फिर लोन, अभी ये लोन का सबसे बड़ा सिस्टम है ना, क्योंकि आप देखो बैंक अकाउंट खुलने के बावजूद
अभी तक लोग, मैंने आपको कल ही बताया था कि बैंकिंग सिस्टम में अभी भी नहीं जाते हैं, मनी लेंडर वगैरह से अभी भी पैसा लेते हैं, ठीक है। तो लोन वाला सिस्टम जो है अभी भी इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसमें थोड़ी अभी दिक्कत चल रही है। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन, जब भाई लोन ही आप बैंक से नहीं ले पा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ, इंश्योरेंस में कुछ थोड़ा बहुत किया जा रहा है ना, जैसे बैंक अकाउंट खुलवा दिया जनधन से, तो इंश्योरेंस में भी कुछ कुछ अलग अलग स्कीम चलाते हैं ना, जैसे नहीं, जैसे आप आयुष्मान भारत जैसे मान लो, आयुष्मान भारत में क्या है 5 लाख तक का है ना, हेल्थ इंश्योरेंस है ना वो एक टाइप का। तो इंश्योरेंस आपको दिलवा दिया बैंक ने कहीं से, ठीक है, इंश्योरेंस दिलवा दिया। फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे LIC वगैरह होगी, जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, कोई और सुरक्षा बीमा योजना, अलग अलग टाइप की योजना है जहां पर आपको इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर वो सब भी चीजें आपको मिल रही हैं तो आप बोलोगे कि कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन असल में जो है ओवरऑल होलिस्टिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है सोसाइटी में, ठीक है। तो आप वही देखो, अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा तो फिर बंदे वही मनी लेंडर वगैरह के पास जाएंगे, मनी लेंडर के पास जाएंगे, वो उसको महंगे दर पे ज़्यादा 20, 50, 30% पे जो है उसको लोन देगा। फिर वो उस लोन से मानो कोई एग्रीकल्चर वाला कोई वो काम करता है ना, उसने फसल उगाई, ठीक है, इतने महंगे लोन पे वो किसी मनी लेंडर से पैसा लेकर आया, उसने कुछ एग्रीकल्चर वगैरह किया और मानो उस साल बारिश ही नहीं हुई, रेनफॉल नहीं हुआ, रेनफॉल नहीं हुआ तो उसकी सारी जो खेत था वो सूख गया, कुछ क्रॉप उगी नहीं, पैसे लेके उसने बीज खरीदे थे, यहाँ पर काम किया, कुछ मुनाफा हुआ नहीं, सब वो हो गया। अब उसके पास खुद का भी पैसा नहीं है चलाने के लिए, और पुराना ये वाला प्रिंसिपल भी देना है, इसका ब्याज भी देना है, ठीक है ना, इस पैसे का प्रिंसिपल भी देना है और उसका इंटरेस्ट भी देना है, प्लस खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है। फिर वो किसी मनी लेंडर नंबर 2 के पास जाएगा, उससे कुछ पैसा लेगा, फिर उसका कुछ पैसा इस मनी लेंडर 1 को देगा, है ना, फिर इसका भी पैसा देना है, इसका भी पैसा देना है, फिर ऐसे करके वो पूरे जाल में फंस जाएगा। फिर जाल में फंस जाएगा तो जो क्या होगा, फिर उसकी बीवी भी उसके साथ काम करने लग जाएगी, फिर ऐसे बड़ी सारी चीज़ें जुड़ी है ना। इसको आप सोसाइटी के साथ जोड़ लो तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ, है ना। आप बोल सकते हो फिर उसकी बीवी भी उसके साथ काम करेगी, उसका स्कूल का बच्चा जो स्कूल में जाता था उसका स्कूल छुड़वा देंगे, लाओ तुम भी मेरे साथ काम करो, तो ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो कुछ इस बारी कुछ हार्वेस्ट ज़्यादा होगी तो बच्चे की पढ़ाई उससे अफेक्ट होगी, बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हो आप। तो ये सारी क्या है, दिक्कतें हैं, ये बहुत सारी दिक्कतें कैसे, बैंक अकाउंट नहीं था इस बंदे के पास, लोन था नहीं, फिर इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाओ, और इंश्योरेंस तो आप छोड़ो, इंश्योरेंस मिलना तो छोड़ो, इसका लास्ट में क्या होगा, इसकी ज़मीन ही वो ले लेंगे, हथियार लेंगे, है ना। मनी लेंडर पूरा पैसा अपना पूरा करने के लिए क्या करेगा, ज़मीन बेचनी पड़ जाएगी बेचारे को, और जो है एकदम घाटे में चला गया। इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको कभी फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर मेंस का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या लिखोगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो फिर आप कुछ लिख सकते हो, इसको अच्छे से फ्रेम करके आप लिख सकते हो कि नहीं होगा तो जो किसान है या कोई बंदा है किसी मनी लेंडर शॉप से पैसे लेगा, फिर उसको इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा और ये फिर पूरा एक विशियस साइकिल बन जाएगा, ऐसा है ना। क्या अच्छी फैंसी लैंग्वेज में आप मेंस में उसको लिख सकते हो ताकि आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर किसी कंट्री में नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कोई स्कीम लाई जाएगी। तो ऐसी एक स्कीम लाई गई जिसका नाम क्या है, जनधन योजना। अब जनधन योजना जब लाई गई तो उसका क्या मोटिव था कि हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे, है ना। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे। और बैंक अकाउंट खोलेंगे तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या, मतलब आपके बैंक में अगर 0 रुपये है ना, खाली 0 रुपये हैं तो भी आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे, ठीक है। तो आप क्या इसको क्या बोल सकते हो, जीरो सेविंग्स अकाउंट ऐसे लिख सकते हो, है ना। सेविंग अकाउंट में अगर आपका 1 भी रुपया नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, फिर भी खाता इसमें खुलवा सकते हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे SBI होगा या ICICI, जितने भी सारे कमर्शियल बैंक होते हैं उन्होंने एक मिनिमम जो है पैसे रखे होते हैं, उससे कम अगर आपके अकाउंट में हो जाए तो क्या पेनल्टी पड़ती है ना,
3,000 रुपये होना चाहिए जैसे आपके बैंक में। कोई प्राइवेट बैंक होगा तो 10-10 हज़ार रुपये रखता है ना। हमारे जैसे गरीब होंगे तो पूरे ही बैंक में 10,000 रुपये होगा, तो 10 तो साइड हो गए, तो फिर खाएंगे पिएंगे कैसे, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या ये अगर आप जनधन में अकाउंट खुलवाओगे तो 0 सेविंग वाला आप यहाँ पे बैंक अकाउंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, एक आपका बैंक अकाउंट उन्होंने खुलवा दिया, उसमें बोला कि कुछ नहीं भी डालोगे तो पैसे, अकाउंट आपका खुल गया। सेकंड चीज़, आपको इसमें क्या दे दिया, रुपए का डेबिट कार्ड। क्या दे दिया, रुपए डेबिट कार्ड, ठीक है। रुपए डेबिट कार्ड, अब किसी ने पैसे डाल दिए हैं तो पैसे निकालने के लिए रुपए डेबिट कार्ड, ठीक है, तो आप जाके पैसे भी निकाल सकते हो। फिर क्या दे दिया, तीसरी चीज़, एक्सीडेंटल कवर। एक्सीडेंटल कवर या फिर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल कवर या फिर इंश्योरेंस, और वो कितने का दे दिया, 2 लाख रुपए का। 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर या फिर इंश्योरेंस, 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर या फिर इंश्योरेंस। और चौथी चीज क्या दी यहां पर, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ कितना, 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये का क्या, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट आपको समझ आता है क्या मतलब होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको पता है, पता है क्या होता है, क्या होता है, जीरो बैलेंस पे भी आपको, हाँ ठीक है। मतलब क्या ओवरड्राफ्ट का, कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं है, खाली पड़ा है, फिर भी आपको 10,000 रुपये तक वो जो है दे देंगे ऐसे भी, है ना। उसका क्या मतलब होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी 10,000 रुपये की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके क्या हैं, फीचर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। पहला क्या, बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, 0 रुपये वाला बैंक अकाउंट खुलवा दिया। रुपए डेबिट कार्ड दे दिया, जिसके पास पैसे हैं वो अपने पैसे निकाल सके। तीसरा, एक्सीडेंटल कवर दे दिया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दी, इंश्योरेंस मिल गई इसी में ही, है ना। इंश्योरेंस मिल गई कितनी, 2 लाख रुपए की एक्सीडेंटल कवर। और लास्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 रुपी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 रुपी। तो यहाँ तक समझ आया, ये सब क्या है, फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या सुना था, आप है, मैं वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपने क्या सुना था पहले वो बताओ, वो ज्यादा जरूरी है। कैसे, आपके पास कोई कार्ड है अभी, कोई घर पे किसी के पास कार्ड है, मैं खुद के पास होगा कोई तो, हाँ ATM वाला, वो कौन सा कार्ड होता है, क्रेडिट कैसे होता है, वो डेबिट कार्ड होता है। ऐसे कैसे, डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट वर्ड का मतलब क्या है ना। जैसे मेरा अकाउंट है उसमें सिर्फ डेबिट, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, है ना, खर्चा करता रहता हूँ मैं, क्रेडिट होता ही नहीं कभी, ठीक है। तो क्या डेबिट का मतलब क्या है, मतलब पैसा कट रहा है, डेबिट, है ना। और क्रेडिट का मतलब क्या है, पैसा किसी ने डाला, क्रेडिट हो गया आपके अकाउंट में। तो आपके पास जो भी कार्ड है वो कौन से कार्ड होते हैं भाई, डेबिट कार्ड, है ना। जो आप ATM में जाके जिससे पैसा निकालते हो वो कौन सा कार्ड होता है, डेबिट कार्ड। और ये क्रेडिट कार्ड वाला कौन सा होता है फिर, नहीं, स्वाइप मशीन में तो डेबिट कार्ड भी यूज हो जाता है, हो जाता है वो, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ नहीं होता, पर मैंने पूछा क्रेडिट कार्ड कौन सा, तो आपने बोला स्वाइप मशीन, नहीं वो नहीं, वो तो वहाँ पे ये भी हो जाता है। कोई ऐसी चीज़ बताओ जो इसको इससे अलग करे, इस पर लोन मिल जाता है। हाँ, मतलब क्रेडिट कार्ड क्या यूज़ कैसे करते हैं, क्या होता है, फंक्शन कैसे करता है, मतलब बैंक में क्या, क्रेडिट कार्ड, हाँ है ना, क्रेडिट कार्ड में क्या होती है, लिमिट होती है। क्रेडिट कार्ड की सबसे जो खास बात है वो क्या है, लिमिट। इसमें लिमिट वाला फंडा है, क्रेडिट कार्ड में लिमिट है, और उस लिमिट की आप, जैसे आप कहीं गए और आपको कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो आपने
क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, जो भी किया और आपने शॉपिंग कर ली, ठीक है। और बेशक उस टाइम आपके पास पैसा नहीं था, फिर भी आप उसको वापस वहाँ पे कर सकते हो, है ना। एक टाइप का लोन टाइप हो गया है कि आपने क्रेडिट कार्ड यूज करके शॉपिंग कर लिया, लेकिन अब आपको वो सारा पैसा देना पड़ेगा उस बैंक को जिसका वो क्रेडिट कार्ड है ना। और फिर अगर आप वो सारा पैसा टाइम से वापस करते हो, ठीक है, अगर आप वो सारा पैसा टाइम से आप वापस करते हो तो फिर आपको क्या मिलते हैं, उसका कुछ कैश पॉइंट्स मिलते हैं ना। वो आजकल चलती रहती है कौन सी, क्रेड, है ना, क्रेड की ऐड आती रहती है ना, वो यही है क्रेड की जो ऐड आती है ना। आप क्रेड पॉइंट्स आप लो और अपना जो है स्कोर अगर आपको इंक्रीज करो, ये वो वगैरह वगैरह, है ना। कैश पॉइंट लो और फिर उसको अगर आप क्रेड से करोगे, ये क्रेड ऐप है क्या एक्चुअल में, है ना। अगर टाइम से आप पूरा बिलिंग करते हो तो पॉइंट वॉइंट मिलते हैं, तो आप फिर क्रेड की ऐप से शॉपिंग भी कर सकते हो। इससे भी करोगे तो इससे कुछ पॉइंट वॉइंट मिलेंगे, यही सब है क्रेड, है ना, ऐप है। कैश पॉइंट्स मतलब जैसे जो लोन आपने लिया है कुछ टाइम पहले तो उसके अंदर आप पे कर दो। हाँ बिल्कुल जी, अगर आप टाइम से अपना लोन पेमेंट करते हो तो आपका एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं सिबिल स्कोर, ठीक है। अगर आप अपना लोन जो है ना वो टाइम से पे करते हो ना, तो आपका क्या बनता है, एक सिबिल स्कोर बनता है, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता रहता है, आप टाइम से अपने लोन सारे पे करते हो, तो क्या पता है आपके आने वाले टाइम पे क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है ना। अगर आप बार बार डिफॉल्ट करते हो, टाइम से अपना लोन पेमेंट नहीं करते हो, सिबिल स्कोर कम हो जाएगा, तो अपने आप जो है आपका क्रेडिट कार्ड बंद भी हो सकता है, लिमिट कम कर देंगे उसके, ऐसे अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा डिफरेंस बिटवीन क्या, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, अभी आपने पूछ लिया तो मैंने बता। तो इन्होंने क्या बोला, आपको क्या देंगे, रुपए का क्या देंगे, डेबिट कार्ड। मतलब आपने जो पैसे जमा कराए हैं अपने जनधन वाले खाते में, उसमें से आप पैसा कुछ निकाल सको। लेकिन यहां पे एक ही बात है बस, वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, क्या है वो, याद है आपको, वो एक्सीडेंटल कवर जो है, एक्सीडेंटल कवर कौन सा, 2 लाख रुपए का, वो आपको तभी मिलेगा जब आप ये रुपए का डेबिट कार्ड यूज करोगे 45 डेज में एक बार ऐसे लिखिए, वंस इन 45 डेज, वंस इन 45 डेज आपको अपना ये रुपए का डेबिट कार्ड उसको यूज करना पड़ेगा, तभी आपको ये एक्सीडेंटल कवर मिलेगा 2 लाख रुपए का। बात समझ आ गई, ऐसा क्यों, इस स्कीम की जो एक लूप होल होता है, ड्रॉबैक होता है, जिसको भी आप बोलो, वो यही वाली चीज़ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि रुपए डेबिट कार्ड आपने दे तो दिया है, लेकिन अब भाई वो बंदा ऐसी जगह रहता है, वहाँ पे है ही नहीं, एटीएम ही नहीं है, बड़ी दूर है, गया ही नहीं, 45 डे तक वो सिटी जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, वो यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर 45 डेज में उसने स्वाइप नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो उसको ये एक्सीडेंटल कवर नहीं मिलता है। लेकिन फिर इसके पीछे पूरा सिस्टम है ना, ठीक है। इसके पीछे क्या सिस्टम है, इसके पीछे ये सिस्टम है कि जो रुपए वाली आपकी कंपनी है, रुपए वाली कंपनी, वो क्या है, एक पेमेंट गेटवे, वो क्या है, पेमेंट गेटवे है वो। जैसे क्या होती हैं और कुछ खास पेमेंट गेटवेज के नाम, जैसे क्या, मास्टर कार्ड, जैसे माइस्ट्रो, जैसे वीज़ा, जैसे रुपे, जैसे कि क्या, रुपे। तो ये सब क्या है, पेमेंट गेटवे क्या है, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, वीज़ा, रुपे। तो आपका जो डेबिट कार्ड होता है उसके साइड में लिखा होता है ना, ये आपका क्या है, डेबिट कार्ड, इधर पूरा लिखा होगा बैंक का नाम, इधर वो चिप लगी होगी, फिर क्या, इधर आपका नाम लिखा होता है, फिर ऊपर क्या लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है कुछ, है ना। और फिर यहाँ साइड में एक लोगो बना होता है, यहाँ बना होता है, कहीं तो बना होगा, ठीक है। और वो क्या बताता है कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसका पेमेंट गेटवे कौन है, किसी में वीज़ा लिख सकता है, किसी में माइस्ट्रो, मास्टर कार्ड, रुपए। तो वो क्या होता है इसका पेमेंट गेटवे कैसे काम करते हैं भाई, पेमेंट गेटवे क्या करते हैं, उनका अपना एक नेटवर्क होता है, ठीक है, उनका अपना एक नेटवर्क होता है। अभी इतना बीच में घुसोगे तो कुछ
काम का नहीं है, समझो कैसे। आपके पास SBI का कोई कार्ड है, SBI में आपका खाता है, SBI का आपके पास डेबिट कार्ड, और आप घूम रहे हो और आपको ICICI बैंक का ATM मिल गया, ठीक है। तो आप SBI के कार्ड से ICICI बैंक के ATM से पैसा जो निकलवा पा रहे हो, या फिर कोई भी कार्ड किसी भी मशीन में यूज कर पा रहे हो, वो सबको कौन मिला रहा है, ठीक है। उन सबको जो मिला रहा है एक जगह पे, वो क्या है, पेमेंट गेटवे। मतलब ये कंपनीज हैं जो ट्रांजेक्शन करवाती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कौन से बैंक का कार्ड है, कौन से बैंक में खाता है, कौन से ATM में गए, ठीक है। उन सबको कौन मिलाता है, पेमेंट गेटवेज। और पेमेंट गेटवे ऐसा करने का बैंकों से सालाना कुछ पैसा लेते हैं, ठीक है। ऐसा करने का बैंकों से पेमेंट गेटवे सालाना कुछ पैसा लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, इसीलिए रुपए जो है वो गेम में आया। पर रुपए जो है ये इंडियन है, किसने बनाया है, NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसने बनाया है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इंडियन है, ये सारी विदेशी कंपनियां थी, ये काफ़ी ह्यूज सम ऑफ मनी लेती थी, किससे, बैंकों से। तो इंडिया की NPCI ने बनाया रुपए, और रुपए ने बोला कि भाई हम तो जो है 40% 50% सस्ते का रेट पे ये सारा काम आपका करवा देंगे। तो सरकारी कंपनी थी, एक तो NPCI सरकारी कंपनी है, और ये योजना भी सरकारी है। तो उन्होंने सोचा आप डेबिट कार्ड देना है तो उधर इसका ठेका जो है रुपए को दे देते हैं, है ना। रुपए को दे दिया, तो रुपए का नाम आ गया इस डेबिट कार्ड पे, रुपए डेबिट कार्ड। अब क्योंकि ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो पैसा है, ये पैसा एक्चुअल में कौन देता है, ये पैसा कौन देता है, रुपए। ये पैसा कौन देता है, सरकार नहीं दे रही है। जब आप अपना ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड यूज करते हो, उस पे जो कार्ड की कमाई होती है इस पेमेंट गेटवे को, वो पैसा वो लेके किसी शेयर बॉन्ड में लगाती है, और वहां से जो उसको मुनाफा होता है वो पैसा उठा के वो यहाँ पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको देगी। इसीलिए अगर आप अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको ये एक्सीडेंटल कवर भी नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई पूरी? कोई डाउट है तो यहाँ बताओ। रेगुलर ही तो हो गया ना, 1 in 45 डे, मतलब क्या हुआ, 1 in 45 डे जो है आपको कार्ड को इस्तेमाल करना है। डेथ नहीं, एक्सीडेंटल कवर है वो, कुछ एक्सीडेंटल, डेथ नहीं है। बात समझ आ गई? ये क्या था, क्यों ऐसा है, क्योंकि वो जो 2 लाख रुपए है वो कौन दे रहा है, रुपए, है ना। और रुपए क्या है, पेमेंट गेटवे। और वो ये 2 लाख रुपए कहाँ से लाके देता है, जो प्रीमियम में पैसा यहाँ से कमाएगा, वो जब किसी शेयर बॉन्ड में लगाएगा, वहां से जो रिटर्न होगा वो वाला पैसा वो आपको एज इंश्योरेंस कवर देता होगा। इसीलिए ये कार्ड स्वाइप करना जरूरी है। और रुपए कैसे काम करता है, और कौन कौन सी पेमेंट गेटवे है, उनका नाम मैंने आपको बता दिया। रुपए NPCI ने बनाया, ये भी बता दिया। इससे ज़्यादा कुछ भी काम का नहीं है, इतना भी आपको याद रह जाएगा तो मोर देन इनफ। ठीक है, तो आज खत्म करते हैं यहाँ पे, कल यहाँ से